नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल की बात करें, हम सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें या सीपीओ की बात करें, ठीक है। तो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जीएस और जीके के पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और पुलिस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम चाहे वो दिल्ली का हो या यूपी का, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। और टीचिंग के जितने एग्जाम हैं, टीचिंग एग्जाम जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो इसमें जो जनरल पेपर आता है उसमें जो कॉमन सेक्शन है उसमें जीएस पूछा जाता है 20 मार्क्स का, उसके लिए आप देख सकते हैं। और रेलवे का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो बिना देरी किए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला, which imaginary line divides India into almost two equal latitudinally, यानी कि लैटिट्यूडनली पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ये जैसे मैं आपके लिए सर्किल बनाता हूं यहां पे, एक सेकेंड, ये है आपका अर्थ। हालांकि स्फीयर जियोइड साइज है उसका, एकदम स्फीयर नहीं है। तो ये जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, अर्थ को वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट ड्रॉ करते हैं अर्थ पर, तो ये जो मिड लाइन है इसे बोलते हैं हम इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर, ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ये आपका हो गया यहां पे नॉर्थ पोल, और ये है सदर्न पोल। और इतने इस हिस्से को, इक्वेटर से नॉर्थ की साइड जो हिस्सा है, इसे कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि आधा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये इक्वेटर से नीचे का जो हिस्सा है ये पूरा, इसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो लाइन है ना, जिसे हम इक्वेटर बोल रहे हैं, ये 0 डिग्री लाइन है। कौन सी लाइन है? 0 डिग्री लाइन है। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि अक्षांश, ठीक है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये। और एक लाइन ड्रॉ होती है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, जैसे ये फ्रंट पे जो लाइन है इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि देशांतर। क्या बोलेंगे? देशांतर, ठीक है। तो प्रश्न आपसे सिर्फ इतना किया गया है कि वो कौन सी लाइन है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट देती है, और वो लैटिट्यूड वाली लाइन है। तो वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन, जिसका नाम होता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो आंसर हो जाएगा इक्वेटर, ठीक है। भूमध्य रेखा आंसर हो जाएगा। आगे, वाई डज इंडिया हैव अ सिंगल टाइम जोन? इंडिया का जो मानक समय है, सिंगल टाइम जोन क्यों है इंडिया में? रसिया में बहुत ज्यादा है,
क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है रूस की, है ना। इंडिया की कम है, एक टाइम जोन है। क्यों है इंडिया में एक सिंगल टाइम जोन, जबकि डिफरेंस आता है इधर गुजरात और सिक्किम, इसमें डिफरेंस आता है टाइम का, लेकिन उसके बावजूद भी दो टाइमलाइन न होकर एक ही है। उसका कारण सिर्फ इतना है, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, यानी कि कंफ्यूजन ना हो और एक रूपता बनी रहे देश में, क्योंकि देश एक है तो पूरे देश में टाइम भी एक हो। बस इसको ध्यान में रखते हुए एक ही टाइम जोन है इंडिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द फाइनल लिबरेशन यानी कि मोक्ष इन जैनिज्म इज कॉल्ड, जैन धर्म में जो मोक्ष होता है, जैन धर्म में हम इतिहास में पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में जो फाइनल मोक्ष होता है, मोक्ष, उसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? केवल्य, निर्वाण, परिनिर्वाण या मोक्ष? केवल्य की प्राप्ति, क्या कहेंगे? केवल्य अगर प्राप्त हो गया है, इसका मतलब है कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो केवल्य बोलते हैं इस इवेंट को जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है भाई। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, यानी कि किसी को परेशान न करना और हिंसा न करना किसी भी प्रकार की, इसे बोलते हैं अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ, ये जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो भैया ये जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है। आप बताइए मुझे, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन हुए? पहले तीर्थंकर कौन हुए? और उसके बाद महावीर जैन के बारे में तो अंतिम पता ही है आपको। पहले तीर्थंकर कौन हुए? ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत के अंदर गरीबी का कारण कौन सा नहीं है? आप जानते हैं कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। अब गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है, पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है वेयर इंडिविजुअल और कम्युनिटी, जहां पर एक व्यक्ति या पूरा समुदाय इतना भी नहीं कमा पाता कि वो अपनी जो इसेंशियल नीड हैं उनको पूरा कर सके, जो जरूरी चीजें हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो भी फुलफिल नहीं कर सकता, तो उसे हम गरीब कहते हैं। गरीबी फर्दर डिवाइड होती है, जैसे आपने जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, एक होता है एब्सोल्यूट गरीब, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि पूर्ण गरीबी, पूरी तरह से गरीबी। तो ये है कि जब व्यक्ति के पास बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसा ना हो, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। ये गरीबी वो होती है कि व्यक्ति अगर सिर्फ अपने आप में देखे तो वो गरीब नहीं है, पैसा है उसके पास, लेकिन जब वो अपनी तुलना किसी दूसरे से करे
तब वो पाए कि मैं उसके कंपैरिजन में गरीब हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, इसके पास है 4 जो है कार, और एक पर्सन है बी, इसके पास 2 कार हैं। तो ये बी कहेगा ए से कि मैं तुम्हारी तुलना में गरीब हूं, तो बी ए के कंपैरिजन में गरीब हुआ क्योंकि इसके पास 4 कार, इसके पास 2 कार। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो गरीब नहीं है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है जो पॉवर्टी है और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि दूसरे से कंपेयर करें तब हमें लगता है कि हम उससे कमजोर हैं पैसे में, तो हम गरीब हो गए। समझ रहे? पॉवर्टी से रिलेटेड जो कैलकुलेशन करता है वो करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और गरीबी से संबंधित बहुत सारी कमिटी हैं इंडिया में, वो पूछा जाता है। तेंदुलकर कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी, और एक किताब है दादा भाई नौरोजी की, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है बुक। किताब का नाम लिख रहा हूं मैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपका दादा भाई नेरोजी की बुक है। किसकी? दादा भाई नौरोजी। ये बुक 1901 की है। इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन किया 1867 से 68 के बीच में। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रखेंगे आप। आगे देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको तो लग रहा है कि मेरे पास रोजगार है, आई एम एम्प्लॉयड, लेकिन एक्चुअल में उसके वहां काम करने से एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अगर उसको हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन उतना ही रहेगा, अगर वो काम करने लगे तो भी उत्पादन उतना ही रहेगा। तो उसे अपने लेवल पे तो लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? बेरोजगार है। तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जो दिखाई ना दे। तो ऐसा कहां देखने को मिलती है? मोर पीपल वर्किंग ऑन स्मॉल फॉर्म देन नीडेड। अब एक खेत है, एक खेत है, उसमें 3 लोगों की जरूरत है। अब काम करने पहुंच जाए 5, तो खेत का जो उत्पादन है फसल का वो तो उतना ही रहेगा। क्या ये 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो इससे उत्पादन थोड़ी ना बढ़ जाएगा? तो ये जो 2 लोग हैं ये अपने आप में तो समझ रहे हैं कि मैं रोजगार मिल गया मुझे, लेकिन वास्तव में इनके यहां काम करने से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। द तेंदुलकर कमेटी इज एसोसिएटेड विथ। तेंदुलकर कमेटी किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बात की, इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है, पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड, यानी कि गरीबी का आकलन करना, इसी से संबंधित है तेंदुलकर कमेटी। गरीबी का आकलन इसी से संबंधित है तेंदुलकर कमेटी। ठीक है। वेयर वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न। महावीर का जन्म कब हुआ? कहां हुआ? सॉरी, महावीर का जन्म कहां हुआ? तो हम अच्छे से जानते हैं, फैक्चुअल सवाल है। कुंडाग्राम नियर वैशाली। महावीर का जन्म कहां हुआ? कुंडाग्राम नियर वैशाली। अच्छा, अब मुझे बताओ कितनी आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था? कमेंट करके बताएंगे, पढ़ा चुका हूं मैं। इन्होंने घर
छोड़ दिया था, दिया था, बता दीजिए। अब देखिए, आज के कंटेस्ट में देखें ना, एक चीज बताऊं आपको, जो जैन रिलीजन है ना, जैन धर्म, ये माइनॉरिटी में आता है, यानी कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में आता है ये। उसके बावजूद सबसे आगे बढ़ चुका है ये जैन कम्युनिटी, हर फील्ड में आगे है। क्यों पता है? क्योंकि शिक्षा बहुत अच्छी ली है, एडुकेटेड, एडुकेशन इन्होंने ली है, और हर एक फील्ड में ये अच्छा कर रहे हैं। लाइक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी रिजल्ट आता है, जैसे आईएएस का हम ले, तो लिस्ट ओपन करके देखना और जैन जैन वर्ड सर्च करना, कितने सिलेक्ट होता है। तो ये इनकी मेहनत है, सरकार ने इन्हें रिजर्वेशन दिया, प्लस इन्होंने अपने से खूब बहुत मेहनत की, दोनों तरफ से ये संघर्ष हुआ है, दोनों तरफ से ये समर्थन सपोर्ट मिला है, तब ये आगे बढ़े हैं। तो देखो, रिजर्वेशन जिनको दिया जा रहा है ना, वो ये ना समझे एक रिजर्वेशन से ही सब कुछ हो जाएगा। आप मेहनत करोगे तब होगा, और आप मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। थोड़ा सा बूस्टअप मिल रहा है सरकार की तरफ से रिजर्वेशन की फॉर्म में, और आपका हार्डवर्क, तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे। ठीक है, आगे। वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ इसके लिए फेमस है, पता है आपको। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। अब जो सांची स्तूपा है, सांची स्तूपा, इससे रिलेटेड सवाल आया था क्या, कि सांची स्तूपा से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? तो सम्राट अशोक। आगे, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन होता है, उसका चेयरमैन कौन बनता है? तो देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है कि कोई बिल लोकसभा में पास हो गया है, उसके बाद जब उसे राज्यसभा में भेजा गया है, राज्यसभा में भेजा गया है, तो वो पास नहीं हुआ, या रिटर्न कर दिया है उन्होंने, और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया या डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो किसी भी विवाद की स्थिति में भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब ज्वाइंट सिटिंग जब बुलाई जाएगी, लोकसभा के 543 मेंबर और राज्यसभा के 245 मेंबर, ये दोनों मिलकर एक ही हॉल में बैठेंगे यहां, और उसमें इस बिल को पास किया जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग में पास हुआ बिल अब उसको अलग अलग हाउस में पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वाइंट सिटिंग में अगर बिल पास हो गया तो इसका मतलब है वो दोनों हाउस में पास हुआ माना जाएगा। अब सवाल पूछा है कि ये जो ज्वाइंट सिटिंग होगी, इसमें ये यहां जो व्यक्ति बैठा रहता है, ये कौन बनेगा, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो दोस्त याद रखना, लोकसभा का जो स्पीकर होगा ना, वही ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष बनेगा। लोकसभा का स्पीकर जो होगा, अध्यक्ष, वही ज्वाइंट सिटिंग का भी अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अब दो चीजें याद रखनी है आपको। ज्वाइंट सिटिंग किसी भी बिल में अगर डिस्प्यूट पैदा होता है तो बुलाई जा सकती है, सिवाय दो कंडीशन के। एक, धन विधेयक के लिए, अगर धन विधेयक को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो धन विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। दूसरा, अगर संविधान संशोधन बिल में कोई संविधान संशोधन बिल को लेकर कोई डिस्प्यूट है, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई डिस्प्यूट है, उसके लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, बाकी सबके लिए बुला लेंगे। ठीक है।
विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू इंडियाज जीडीपी करेंटली? भारत की जो जीडीपी है, चौथे नंबर पे है हम, तो इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र भी आता है जो कि कृषि से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, और आपका द्वितीयक क्षेत्र आता है जो कि उत्पादन से संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन, और तीसरा है सेवा क्षेत्र जिसमें सर्विसेज आती हैं। तो पूछा गया है आपसे कि तो इंडिया की जीडीपी है, उसमें सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे अधिक योगदान किसी और का नहीं, सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र। तो ध्यान रखना, अगर लेबर की बात करें कि सबसे ज्यादा लेबर किस में काम करती है, तो सबसे ज्यादा लेबर प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। कहां? प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। तो ये पहला डायमेंशन हो गया। दूसरा, अगर योगदान की बात करें कि जीडीपी में सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है, तो योगदान में ध्यान रखना है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। क्लियर है? याद रहेगा इतना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? तो सिंपल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन हुआ। 101वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 101वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 2016 में। तो भारतीय संविधान में 101 नाम का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2016 में, और जीएसटी आ गया। जीएसटी लागू कब से हुआ? जीएसटी लागू कब से हुआ? तो जुलाई 2017 से। ठीक है। क्या इंडिया में ही जीएसटी लागू किया गया है? जी नहीं। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ, सबसे पहले। ठीक है। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। और भारत में इनडायरेक्ट टैक्स को वसूल करने का काम किसका है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है। विच बॉडी पब्लिशेस द विच बॉडी पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट के साथ, उसे कौन पब्लिश करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये किसके अंदर होता है डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो ये पब्लिश करता है। इससे हमें पिछले साल में हमने कितना काम किया है अर्थव्यवस्था में, वो हमें जानकारी मिलती है। व्हाट डज रेपो रेट मीन्स? तो रेपो रेट का मतलब होता है दोस्त, जब आरबीआई लोन देती है किसी भी कमर्शियल बैंक को, किसी भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देती है, और ये लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अधिकतम 90 दिन, अधिकतम 90 दिन। तो जब आरबीआई लोन देती है किसी भी बैंक को, तो बदले में कमर्शियल बैंक ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट।
तो जो ब्याज देते हैं वही है रेपो रेट, उसे ही कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट इज अ इंटरेस्ट रेट ऑन विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक पे बैक इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसे ही हम कहते हैं रेपो रेट। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है कम समय अवधि के लिए और उस पर जो ब्याज लेती है वो ब्याज ही कहलाता है रेपो रेट। कितने परसेंट? रेपो रेट कितना है अभी? 6%। ठीक है, तो रेपो रेट को कम और ज्यादा करके मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करती है। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किए आज के प्रश्न, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।